Good morning, everyone. वीडियो ओपन करो सभी। स्क्रीन दिख रही है सभी को? चलिए पॉलिटी स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो पॉलिटी में थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना जरूरी इसलिए है कि एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का बना है उसमें कहीं ना कहीं पीछे की कुछ चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमको जानना बहुत जरूरी है, जिससे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा समझ सके कि वो चीजें कहाँ से ली गई हैं। क्लियर? पहले कुछ चीजें दिखा देते हैं, फिर आपको हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो बना है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, लेकिन हम सीधे संविधान पर नहीं चलेंगे। पहले आपको ये देखना है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इसके क्या था। अब ये सारी चीजें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देंगे जिससे थोड़ा सा वो रिवाइज हो जाए। अब बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापार की अनुमति, प्लासी का युद्ध आपने देखा ही था, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त, और क्लाइव द्वारा द्वैत शासन, वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर नियुक्त। ये जो चीजें हैं ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पीछे देख चुके हैं। जिन लोगों ने क्लासेस की होंगी सही से उनको चीजें पता होंगी। अब जरा इस पॉइंट को समझिए कि है क्या। देखो हुआ क्या, 31 दिसंबर 1600 महारानी एलिजाबेथ ने एक अधिकार पत्र दिया, एक्सक्लूसिव लाइसेंस गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1600 में एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी बनी और इस कंपनी को एक लाइसेंस मिला। दे गॉट exclusive license from Queen Elizabeth हुआ क्या कि जो कंपनी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी उस समय, तो 1600 में महारानी एलिजाबेथ जो उस समय की क्वीन थी, उन्होंने एक अधिकार पत्र दिया, या इसको एक्सक्लूसिव लाइसेंस कहते हैं, कि चलिए आप जाइए। आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में उन्होंने 15 साल के लिए दिया था, लेकिन फिर आगे चल करके चीजें बढ़ा दी गई थी 1609 के बाद। तो क्वीन एलिजाबेथ ने दिया, चलो ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार प्राप्त हो गया। किस रूप में प्राप्त हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेडर के रूप में प्राप्त हुआ। ट्रेडर्स,
यानी व्यापारी के रूप में, ठीक है। एंड दे गॉट मोनोपोली टू ट्रेड इन इंडिया। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। समझिए इसको। हुआ क्या था कि जब ये कंपनी बनी तो कंपनी ने कहा कि भाई हम व्यापार करना चाहते हैं भारत की तरफ, क्योंकि बहुत सारे यूरोपीय जो है इंडिया की तरफ आ रहे थे। आपको पता है पुर्तगाली वगैरह पहले चले आए थे। जब इनको लाइसेंस मिला व्यापार करने का तो ये व्यापारी के रूप में भारत आए, ट्रेडर के रूप में। एंड दे गॉट मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, मतलब हम केवल आपको ये अधिकार दे रहे हैं भारत में व्यापार करने का, उसे कहते हैं मोनोपोली। मतलब और कोई कंपनी को अधिकार नहीं मिल रहा, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार मिल रहा है। गॉट इट? क्लियर है सबको? तो मोनोपोली उसको मिल गया, एकाधिकार। चलिए कोई बात नहीं। जैसे इसको ये अधिकार मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड ट्रेडिंग, ठीक है, एंड दे बिकम रिच। एंड फाइनली gradually got political and military पावर या मिलिट्री मसल्स। देखिए समझिए इन चीजों को। हुआ क्या कि जैसे इनको ये अधिकार मिला व्यापार करने का, ये लोग आए व्यापार शुरू कर दिए। आपको पता होगा जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस पहुंचा। ये सब हिस्ट्री में हम बता चुके हैं जब आपका मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे थे। अब ये चीजें हम डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉलिटी के उसमें रिस्पॉन्स में नहीं है। जितना पॉलिटी से रिलेटेड है उतना हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, जितना जरूरी है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जैसे ये लोग व्यापार करने लगे, अब धीरे धीरे इनको व्यापारिक अधिकार मिले। जब व्यापारिक अधिकार इनको मिलने लगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग पैसा कमाने लगे और इन लोग थोड़ा सा मजबूत होने लगे। तो हस्तक्षेप क्या है ये सर? साथ में नोट भी करनी है। हाँ तो नोट करने के लिए ये है तुम्हारा, ये है नोट करने के लिए, ये चीज नोट करनी है, ठीक है। जो नोट्स भेजे हैं ये हम समझा रहे हैं आपको। तो हुआ क्या कि जब ये व्यापार करने लगे तो धीरे धीरे इन लोगों को, हाँ पीडीएफ भेजेंगे, पीडीएफ भेजेंगे, परेशान मत हो, पीडीएफ एक साथ भेज देंगे। तो जैसे जैसे ये लोग व्यापार करने लगे तो इसका मतलब दे स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड बिकमिंग रिच। अब पैसा आने लगा। इसके बाद इनका जो पॉलिटिकल है और जो मिलिट्री, मतलब थोड़ा सा ये लोग हस्तक्षेप करने लगे यहाँ के राजाओं के बीच में भी, ठीक है, क्योंकि इनके पास पैसा आ रहा था। फिर एक दिन आया, अगर आप समझें वो दिन क्या था, 1764, दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ बक्सर। जहां तक हमें लगता है ये आपको पता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बैटल ऑफ बक्सर। और इस बैटल ऑफ बक्सर के हम डिटेल में नहीं जा रहे, बस इतनी सी बात बता रहे हैं कि बैटल ऑफ बक्सर ये एक निर्णायक लड़ाई थी जिसने पूरा रुख ही बदल दिया। बैटल ऑफ बक्सर ने, इससे पहले एक प्लासी का युद्ध हुआ था, वो ठीक था, सिराजुद्दौला वाला जो था। लेकिन ये जो युद्ध था बैटल ऑफ बक्सर, इसने पूरा एकदम अंग्रेजों का एक कंफर्म कर दिया कि अब ये बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें किसके साथ बीच युद्ध हुआ वो अपना हिस्ट्री में रिवाइज कर लेना। मीर कासिम था, सुजाउद्दौला था और शाह आलम, वो लोग थे एक तरफ, दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो था। वो चीजें यहाँ पर डिस्कस करने वाली नहीं है। तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ और इसी के बाद अगर आपको पता हो तो संधि हुई है, इलाहाबाद की संधि। आपके नोट्स में है, आप रिवाइज करिए उस चीज को। और क्या हुआ, एक्चुअल मीनिंग क्या है यहाँ पर, वो जो संधि हुई उसने इनको दीवानी राइट्स दे दिए। इन 1765 they got दीवानी राइट्स। they got दीवानी राइट्स।
ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे गॉट दीवानी राइट्स। कहाँ की दीवानी राइट्स मिली थी इनको, कोई जानता है? इलाहाबाद की संधि जब हुई थी तो दीवानी राइट्स कहाँ की मिली थी? सब डिस्कस हो चुका है। दीवानी राइट्स इनको कहाँ की मिली थी? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, बीबीयू। बीबीयू, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ओ होता है, यू नहीं होता है ना। तो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, दे गॉट दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। 3 रीजन के इनके दीवानी राइट्स हो गए। अब सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जब दीवानी राइट्स इनको मिल गए, व्हाट इज दीवानी राइट्स? दीवानी राइट्स सिविल रेवेन्यू एंड टैक्स कलेक्शन। दीवानी राइट्स का मतलब होता है आपको एक अधिकार मिल गया है टैक्स को कलेक्ट करने का, राजस्व इकट्ठा करने का, और जिसके पास ये अधिकार है ये समझ लो वो माला माल है। क्यों? आप टैक्स ले सकते हैं आप उस रीजन से। और आपको पता होगा इंडिया के 3 मेन रीजन थे उस समय जो बहुत ही व्यापारिक टाइप से थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और तीनों के दीवानी राइट्स मिल गए थे अंग्रेजों को। इस युद्ध ने ये सब डिसाइड कर दिया था 1764 के बैटल ऑफ बक्सर ने, जिसके बाद 1765 में वो संधि हुई थी इलाहाबाद वाली। और उस इलाहाबाद की संधि ने इनको दीवानी राइट्स दे दिए थे जिससे वहां के टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। और जैसे ये लोग टैक्स कलेक्ट करने लग गए, कंपनी के पास पैसा आने लग गया, बहुत मजबूत हो गए कंपनी। समझने वाली बात यह है कि कंपनी मजबूत नहीं हो रही है, एक्चुअल में कंपनी के ऑफिसर मजबूत हो रहे हैं। तो अलग अलग चीजें देखो, एक है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार मिल गया, इसको दीवानी राइट्स मिल गए कि सिविल रेवेन्यू और जो भी जनरल है वो हमें कलेक्ट करना और टैक्स कलेक्शन करना है। तो कायदे से होना क्या चाहिए था, कंपनी को रीच होना चाहिए था, ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इसके जो ऑफिसर हैं वो मजबूत हो रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। और कहा जाता है कि जो इसके ऑफिसर थे उस समय सबसे अमीर लोगों में हो गए। मतलब अगर पूरी दुनिया में देखें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे, अधिकारी थे, ये सबसे अमीर लोगों में गिने जाने लगे। इतना पैसा ये लोग कमाने लगे थे, भ्रष्टाचार बढ़ गया, इन लोगों ने इतना घपलेबाजी करी कंपनी के, तो कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही थी, उसके अधिकारी ग्रोथ कर रहे थे। और धीरे धीरे इस कंपनी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक डेप्ट आ गया, कर्जा होने लग गया। अब बहुत बड़ा कर्जा था, मिलियन पाउंड का कर्जा हो गया था उस कंपनी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पे इतना बड़ा कर्जा हुआ, कंपनी के लोग परेशान। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में भेजा था। भारत आप जानते हो उस समय सोने की चिड़िया, जो आप पता है आपको कि बहुत पैसा था यहाँ पर, और अंग्रेज किसी भी तरह इसको चाहते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट परेशान, यार इतनी अच्छी जगह हमने आपको भेजा है और आप लोग के ऊपर डेप्ट कैसे हो सकता है, कर्जा कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ है। असल में डिविडेंड देना होता था, जब आप कंपनी कोई आती है तो वो उसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट को डिविडेंड देती है। डिविडेंड तो छोड़ो, वो उसको नहीं दे पा रही है, वो अलग से सरकार से मदद मांग रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कुछ करिए हमारे ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट परेशान हो गई ब्रिटिश वाली, ऐसा क्या चल रहा है तुम्हारी कंपनी में, ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो पूरा मतलब भ्रष्टाचार कर रखे हैं? तो ये चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली क्रिएट हुई, है ना। फिर आगे चल करके वही चीजें हमें देखने को मिलेगी। तो बेसिक आपका पॉइंट ये था पूरे उसमें कि ये जैसे इनको सिविल रेवेन्यू राइट्स मिले, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके जो अधिकारी हैं के ऑफिसर्स रिच होने लग गए। कंपनी नहीं, ध्यान रखिएगा, और कंपनी पर बहुत सारा कर्जा हो गया, बड़ा कर्जा हो गया। ये कंपनी पहुंची किसके पास? ये कंपनी
ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंची। और इन्होंने पूरा अपना दुखड़ा सुनाया, सर बहुत गड़बड़ हो रही है और हम लोग पे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो दिक्कत है, इसका मतलब आपकी कंपनी में दिक्कत चल रही है, हमको कंट्रोल करना पड़ेगा कंपनी को। आपके जो कंपनी के अधिकारी हैं ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा पैसा मिलने का मतलब भारत जैसे उसमें, और कंपनी पर अगर डेप्थ हो जाए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब गवर्नमेंट सोच रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, कैसे इस कंपनी को कंट्रोल किया जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे कंट्रोल किया जाए, ऐसे क्या नियम लगाए जाएं जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल हो। और फिर जाके आएगा आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस कंपनी के नियम को, टर्म्स कंडीशंस को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट पास किया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, एंड दैट एक्ट इज कॉल्ड रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। ये है पूरी बेसिक कहानी कि ये एक्ट लाना क्यों पड़ा इन्हें, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना था। क्या हमारी बातें क्लियर हुई आपको, एक्चुअल में क्या चल रहा था? देखिए, नोट्स हमने आपको बना दिया है ये वाला, जो एग्जैक्ट आपके पेपर के लिए है, जिससे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के लिए होगा। अब हम ये पूरा एक एक करके थोड़ा ना एक एक लाइन पढ़ेंगे आपका, ठीक है। अब हम आपको बेसिक चीजें वो समझा रहे हैं यहाँ पर कि कैसे उसको पढ़ना है, ठीक है, वो चीजें। तो अगर आपको ये नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप ये भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए, ठीक है। हम टाइम दे देते हैं 2 मिनट, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो पीडीएफ हम सेंड करेंगे वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसमें डिटेल में लिखा हुआ है। हाँ, ये हमें समझने के लिए बहुत आसान है, जिससे हमें बेसिक सिनेरियो हो, तो इसको भी समझते रहना, ठीक है। चलिए 2 मिनट में रिवाइज करते हैं एक्चुअल में, क्योंकि हम इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट पे चलेंगे। तो एक कंपनी बनी है 1600 में ब्रिटिश के, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम रखा गया है। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लाइसेंस मिला है। एक्सक्लूसिव लाइसेंस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी को दिया गया है जिसको ये अधिकार है, एंड दैट इज कॉल्ड मोनोपोली, एकाधिकार टू ट्रेड इन इंडिया। ये एक ट्रेडर्स के रूप में भारत में आए, एक व्यापारी के रूप में आए थे, और इनको एक अधिकार प्राप्त था क्वीन एलिजाबेथ से, जिन्होंने इनको एक अधिकार पत्र दिया था 15 साल के लिए। सर नोट्स पहले ही भेज दीजिए, डेली रिवाइज हो जाएगा। चलो ठीक है, सेंड कर देंगे पहले ही तुम्हें कल। एंड जब ये बातें हुई, इनको अधिकार मिला, तो ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत में व्यापार करने लगी, और जैसे ये व्यापार करने लगी, दे बिकमिंग रिच, पैसा आने लगा इनके पास। बट अचानक से सडनली एक घटना घट गई। प्लासी का युद्ध पहले हुआ, फिर बक्सर का हुआ, लेकिन बक्सर मेन युद्ध है, क्योंकि इस बक्सर के युद्ध ने सारी चीजें तय कर दी। जैसे बक्सर का युद्ध हुआ 1764, अगले साल 1765 में एक संधि हुई, दैट इज कॉल्ड इलाहाबाद की संधि, और इसने दीवानी राइट्स दे दिए अंग्रेजों को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को। कहां पर? 3 क्षेत्रों में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र थे हमारे इंडिया के। ये लोग दीवानी राइट्स पा गए। दीवानी राइट्स मीन सिविल रेवेन्यू एंड टैक्स कलेक्शन। एक प्रकार से आपको टैक्स लेने की पावर आ गई, और जब आपके पास टैक्स की पावर आ जाएगी तो पैसा आपके पास आने लगेगा। भ्रष्टाचार बढ़ गया कंपनी में। कंपनी के जो अधिकारी थे वो अपनी चलाने लगे। उन्होंने गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सब चीज बताना उचित नहीं समझा, और यहाँ से गड़बड़ चीजें शुरू हुई। कंपनी के ऊपर डेब्ट बढ़ता गया, क्योंकि उनको सरकार को भी पे करना होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और जब पैसा आप नहीं दे रहे, घपलेबाजी यहाँ करेंगे, तो कर्जा बढ़ेगा ही। कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ने लगा। कंपनी गवर्नमेंट के पास पहुंची, उसने कहा हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि हमारा कर्जा बहुत ज्यादा होता जा रहा है। गवर्नमेंट परेशान हुई, उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया, ऐसी जगह हमने आपको भेजा है जहाँ पे व्यापार होकर के आपको पैसा हमें देना चाहिए था, और आप वापस हमें आ रहे हैं और मांगने के लिए हेल्प, ये गड़बड़ है। तो इन्होंने सोचा कि कैसे कंपनी को रेगुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने फिर एक्ट पास किए, एंड दैट इज कॉल्ड रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम लोग चलते हैं आपके इस रेगुलेटिंग एक्ट पर, ये जो आया था आपका, ठीक है, 1773 का। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर। आगे बढ़े एवरीवन, ठीक है, चलो। जब ऐसी बातें हुई,
British government started dealing with this company rule. And to control and regulate the affairs of East India Company in India. And they pass Regulating Act 1773. And this Regulating Act is also called EIC Act, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। पॉइंट ये है स्टूडेंट्स, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी पर नजर रखने के लिए चीजें शुरू कर दी। एंड दे स्टार्टेड डीलिंग विद दिस कंपनी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधे डीलिंग करने वाली है ईस्ट इंडिया कंपनी से। भैया ऐसे नहीं चलेगा, आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, दिक्कतें बढ़ रही है। इसका मतलब आप पैसा नहीं दे रहे हैं कंपनी को, आपके अफसर जो हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। दे स्टार्टेड डीलिंग विद दिस कंपनी रूल, और उन्होंने जो कंपनी इंडिया में काम कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके जो भी व्यापारिक चीजें हैं, अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी वो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उसको रेगुलेट करना था। और इन्होंने एक्ट पास किया, एंड दैट इज कॉल्ड रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसको कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, जिससे कंपनी पर थोड़ा सा नियंत्रण, रेगुलेट करे, कंपनी चलानी कैसे है, इस तरह से इन्होंने एक नियम पास किया। और उसी को EIC एक्ट भी कह सकते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। क्लियर? अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। हमारा जो मेन मुद्दा है वो है रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर अब पॉइंट है, समझो जरा, एक और समझो। चलिए ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आपने पास कर दिए, बट फिर वही क्वेश्चन अराइज हुआ, भाई आप कंट्रोल करेंगे कैसे? ऐसे क्या नियम है जिससे कंपनी मतलब आपको, आपकी बातें माने? ऐसा क्या करें? तो गवर्नमेंट ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वी विल रिवाइज टर्म एंड कंडीशंस ऑफ कंपनी एवरी 20 ईयर्स। हम हर 20 साल पर जो हमारे नियम है, ये जो एक्ट ला रहे हैं हम, उसको रिवाइज करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमने जो एक्ट लाया है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हर 20 साल पर हम इसको रेगुलेट करेंगे या फिर से रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड चार्टर एक्ट। तो हर 20 साल के लिए उन्होंने एक चार्टर एक्ट ला दिए, जिससे कि ये रहे कि अगर कोई कमी रह गई है इस एक्ट में, अगर कोई कमी रह गई है तो उसको हम आगे चल के दूर कर देंगे। क्लियर? देयरफॉर जो आपका चार्टर एक्ट है वो पास किए गए थे। ठीक है, इसी के बाद कुछ चार्टर एक्ट आए। ठीक है, चार्टर एक्ट। और चार्टर एक्ट एक प्रकार से समझ लो कि नियम कैसे चलेंगे उसके लिए था। और आप समझे अगर इसके लिए तो कौन कौन से पास हुए? 1793, 1830, 1833 एंड 1853। लास्ट चार्टर एक्ट इज 1853। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात ये हुई कि भाई आप रेगुलेट करोगे कैसे, क्या करोगे, तो इन्होंने बहुत सिंपल सी बात कही कि भाई हाउ टू कंट्रोल। एक क्वेश्चन अराउज हुआ, हाउ टू कंट्रोल, आप कंपनी पर नियंत्रण रखोगे कैसे? इन्होंने कहा बहुत आसान है, टू रिवाइज द टर्म्स एंड कंडीशंस of the charter every 20 years। हम क्या करेंगे, हम रेगुलेटिंग एक्ट पास जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम हर 20 साल के लिए एक चार्टर एक्ट लाएंगे, और हर 20 साल के बाद क्या होगा, हम उसके टर्म्स और कंडीशंस को देखेंगे कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। तो आपको पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ है? 1773। और 1773 के बाद 20 साल बाद ही चार्टर एक्ट पहला आ गया।
एक प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट भी चार्टर ही है, ठीक है ना। ये नाम जरूर दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन एक चार्टर ही है, क्योंकि चार्टर का मतलब होता है एक अधिकार पत्र देना जिससे आपको बताना कि आप क्या कर सकते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और उसके बाद जब हम चार्टर एक्ट का नाम लेते हैं तो 1793, फिर 20 साल बाद 1813, और फिर 1833 और 1853। लास्ट चार्टर एक्ट इज 1853। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाएगा, ना कि कंपनी के पास। यहां से 1853 के बाद 1858, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में ध्यान से पढ़ा होगा, घोषणा करता है लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद में कि अब जो भारत की साम्राज्ञी कही जाएंगी वो विक्टोरिया महारानी, वो जो वहां की वो लोग कही जाएंगी। क्लियर बात? ऐसी बातें हुई थी 1858 में, जिसके बाद पूरा शासन जो था भारत का वो कहां चला गया था? ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। तो लास्ट चार्टर एक्ट इज 1853। बात समझिए हमारी, रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें तो एक आपका ये 1830, 1793 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1813, 1833 और 1853, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले 33 और 1853, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीच में कई सारे आएंगे, 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1786, 1793, 1830, ठीक है, पढ़ेंगे हम सब। लेकिन ध्यान रखिएगा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये लास्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 13 भी आपका कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए हम लोग देखते हैं, क्या हमारी बात समझ में आई कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पास किया जा रहा है? एवरीवन, किस लिए पास किया जा रहा है रेगुलेटिंग एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पास किया जा रहा है? कंपनी की जानकारी लेने के लिए। यस, मतलब कंपनी में कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, हमने इनको अधिकार दे दिया, बस इन्होंने चीजें शुरू कर दी हैं, ये है। तो इसके लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास कर रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं जरा आगे। रेगुलेटिंग एक्ट, दिस एक्ट इज द फर्स्ट स्टेप टू रेगुलेट द कंपनी। ये पहला स्टेप है कंपनी के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखने के लिए। क्लियर? ये पहला स्टेप जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ले रही है। क्यों? अभी तक कंपनी की कोई आंसरेबिलिटी नहीं है। एक बात समझिए, सरकार वही अच्छी, गवर्नमेंट वही बेहतर, पॉलिटिकल सिस्टम वही बेहतर जिसमें हर व्यक्ति के लिए आंसरेबिलिटी डिसाइड की गई हो, मनमानी नहीं। आप आंसरेबल हो, अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो कोई आपके ऊपर होना चाहिए जिसको आप आंसर दे सके, आपसे पूछा जा सके आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और चीजें क्यों गड़बड़ हो रही है। दैट इज कॉल्ड आंसरेबिलिटी। सबसे पहले ये तय करना होगा बेस्ट सिस्टम बनाने के लिए कि हर एक को आंसरेबल करना पड़ेगा। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपने क्यों ऐसा गड़बड़ किया है। चलिए, आरटीआई एक्ट जो हमारा है, राइट टू इंफॉर्मेशन, बेस्ट है कि आप कम से कम उसके थ्रू पूछ तो सकते हैं क्या चल रहा है डिपार्टमेंट में। ठीक है, ये एक आंसरेबिलिटी कहते हैं इसको, कि हम आप मनमानी नहीं चलेगी, लोकतंत्र है, सब ठीक है, आप आंसर देंगे क्योंकि आपको चुना गया है, आप वहां बैठे हुए हैं, ये चीज। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधा सोच रही है, सीधा कह रही है, भैया आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा, हमने आपको भेजा है, ब्रिटिश की तरफ से आप ट्रेड करने गए हैं वहां, आपको आंसर तो देना ही पड़ेगा, चल क्या रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टू डिसाइड आंसरेबिलिटी। क्लियर? ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आंसरेबिलिटी तय करनी होगी, आपको जवाब देना होगा हर चीज का, एक एक रुपए का जवाब देना होगा। आप भारत में जो कमा रहे हैं, अगर आप $1 का भी रख रहे हैं, एक पेनी, एक रुपए, कुछ भी कमा रहे हैं, आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसका जवाब देना होगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। बात भाई समझ में आ रही है? ये है वो एक्ट जो ये तय कर रहा है, आप आंसर दीजिए हमें, कहां से कितना कमाया आपने, रेवेन्यू कितना कलेक्ट किया आपने, टैक्स कितना आया आपके पास, और ये पैसा जा कहां रहा है, हर चीज। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू रेगुलेट
ठीक है। रेगुलेट का हिंदी मीनिंग होता है नियामक या नियमित, ऐसे होता है हिंदी मीनिंग। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन। ठीक है, आंसरेबिलिटी तय की गई। देखिए, बहुत बेसिक चीजें समझा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। समझिए इसको, थ्योरी बहुत लिखी हुई है बुक्स में, है ना। एक्चुअल मीनिंग समझिए रेगुलेटिंग एक्ट का क्या है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये देखा कि इनकी आंसरेबिलिटी तय करनी पड़ेगी, भाई कंपनी क्या चल रहा है, बट ये आंसर देगा कौन? भाई एक आदमी तो है नहीं कंपनी में। ईस्ट इंडिया कंपनी, भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटेन में बैठी है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में है। यहाँ के अधिकारी क्या कर रहे हैं? और अगर एक व्यक्ति को भेजते भी हो, कितने दिन लग जाएंगे भारत पहुंचने में? सिंपल सा, भाई ट्रांसपोर्टेशन इतना बेहतर तो है नहीं जो आज का है। भाई आएंगे वो पानी के जहाज से ही, कैसे भी महीनों लग जाएंगे। ये आंसरेबिलिटी देगा कौन? सबसे बड़ी मुद्दा यही आ गया कि चलिए ठीक है, आपने तय कर दिया कि आंसर दीजिए, हर एक पैनी का जवाब दीजिए, बट कौन? कोई तो एक पर्सन होगा, कोई तो एक ऐसा होगा जो ये जवाब दे सके। इंडिया में ब्रिटिश राज को अरेंज करना एंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ब्रिटिश राज को अरेंज करना एंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए रेगुलेटिंग, और ना ना, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, ब्रिटिश राज नहीं, कंपनी को रेगुलेट करने। दिस एक्ट इज पास्ड, ये एक्ट जो पास किया गया है वो कंपनी के कामों को रेगुलेट करने के लिए किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो अब कोई एक ऐसा पर्सन हो जो गवर्नमेंट को जवाब दे, इसलिए एक गठन किया गया, दैट इज कॉल्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। आप अगर स्टूडेंट मॉडर्न हिस्ट्री, फिर से इसीलिए हमने हिस्ट्री पहले पढ़ाई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात हम पीछे बता चुके हैं, आपको याद है कुछ थोड़ा बहुत? नहीं होगा, कुछ लोग होंगे जिनको याद होगा, कुछ लोग तो भैया माशाअल्लाह जब पढ़ते हैं तभी सब होता है, बाकी पीछे का तो गायब। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ लोग थे, समथिंग अराउंड 216 पीपल जो ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनमें से कुछ पर्सन का एक बोर्ड बनाया गया था, एंड दैट इज 26 पर्सन, जिसमें से 24 सदस्य थे, एक अध्यक्ष था, एक उपाध्यक्ष था। इनका एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया जो ब्रिटेन में बैठेगा, और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी काम होंगे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताएगी। क्यों? अब बार बार ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में आके नहीं पूछेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं वो भारत में काम कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों में से, वो जो कंपनी ब्रिटेन में स्टेब्लिश हुई है, उन्हीं में से एक बोर्ड बनाया गया है सदस्यों का, जिसमें एक्चुअल में 26% थे, 24 मेन सदस्य हैं, और उसमें से एक अध्यक्ष बनाया गया है, 25वां 26वां उपाध्यक्ष। इस तरह से एक प्रेसिडेंट उसमें रखा गया है। अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट भारत जाकर के नहीं पूछेगी हर एक अधिकारी से, हाँ बताओ लॉर्ड कैनिंग तुम क्या कर रहे थे, बताओ विलियम बेंटिंग तुम क्या कर रहे थे, कहां से पैसा लाए, ये नहीं करने वाली। ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास जाएगी, जी बताइए आपके पूरे साल का क्या रहा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपना खाका जो भी बनाया होगा, उन्होंने बताया हाँ साहब ये है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये है पहला स्टेप। जब रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, इन्होंने सबसे पहले ये काम किया, एक आंसरेबिलिटी तय करी। आंसरेबिलिटी मतलब जवाब कौन देगा हमें, अगर हम कुछ पूछेंगे कंपनी के बारे में, गवर्नमेंट कह रही है जवाब हमें कौन देगा, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं साहब हम देंगे, हम है ना, हम जवाब देंगे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, इसमें अधिकारी जो थे एक एक पैसे का जवाब देंगे, भैया हम इंडिया में क्या कमा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके एवरीवन, क्लियर हो गया? रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट स्टेप, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए एंड आंसरेबिलिटी तय की गई।
चलिए, हर गवर्नमेंट में अगर एक अच्छा प्रशासन है, आंसरेबिलिटी तय होनी चाहिए, मनमानी नहीं। बेस्ट लोकतंत्र वही है। अपने हिसाब से नहीं चलेगा। अब मोदी जी हैं, कुछ पूछो न बताएं तो मतलब नहीं है ना, फिर तो तानाशाही होगी ना। भाई आपको हम लोगों ने चुना है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा भाई हर चीज का, है ना। क्यों? तो चलिए, बट बाकी वो प्राइम मिनिस्टर भाई संवैधानिक पद है, नहीं देंगे जवाब, हम जाओ क्या करते हो। तो चलिए, लेकिन ऐसा नहीं चलता लोकतंत्र में, जवाब देना होता है हर एक किसी को। ये चीजें चल रही हैं, देखो आप देखो, हम संविधान इधर पढ़ रहे हैं लेकिन चीजें पीछे से शुरू हो गई। आंसरेबिलिटी तय हो चुकी है, चीजें स्टार्ट हो गई। यही है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो चीजें हमारी हैं, कैसे हम किसी को रेगुलेट करेंगे, कैसे हम किसी पे नियंत्रण रखेंगे, चीजें बननी शुरू हो गई। बोर्ड का गठन होगा। आप देखिए, जब भी कोई दिक्कत होती है एक समिति बना दी जाती है, चलिए एक तो समिति बनाते हैं, जाइए आप जांच करिए। ये चीजें चल रही हैं। तो ये पहला स्टेप यहां से स्टार्ट हो गया टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। क्या था सेकेंड पॉइंट इस रेगुलेटिंग एक्ट का? एंड सेकेंड पॉइंट इज, अगर आपको पता होगा, फर्स्ट स्टेप टू सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। दिस इज द सेकेंड पॉइंट जो एक इंपॉर्टेंट हुआ। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? अच्छा, ओके हो ना तुम लोग बिल्कुल, कि अगर हम हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, क्लियर है ना? इतना तो समझ में आ रहा होगा। हेलो, इतना क्लियर है ना? ठीक है। हिंदी के लिए पीडीएफ है, हिंदी में पीडीएफ हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है। वो एक एक चीज रट लेना बैठ के, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब देखो, पॉलिटी में बहुत ऐसे शब्द हैं जो हम हिंदी में नहीं बता पाएंगे आपको, है ना। अब बहुत दिक्कतें आएंगी। अब जैसे विधिक है, विधि है, तो अब हम उसको विधि या विधिक नहीं बोलेंगे, लेजिस्लेटिव बोलेंगे। अब कार्यपालिका वगैरह है, वो आपका एग्जीक्यूटिव है। कुछ टर्म्स हैं जो आपको पॉलिटी में इंग्लिश में समझनी पड़ेंगे, है ना। तो रेगुलेटिंग एक्ट का सेकेंड पॉइंट हुआ द फर्स्ट स्टेप टू सेंट्रलाइजेशन। अब हमारा पॉइंट समझिए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग जो हमारे चैंपियंस हैं, जरा ध्यान से समझिए इस बात को। द फर्स्ट स्टेप सेंट्रलाइजेशन, ये क्या है? आप अगर आज देखें तो दिल्ली में बैठी है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य में आपके हैं चीफ मिनिस्टर्स वगैरह, ठीक है, दोनों तरीके से चल रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन भी हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि कुछ अधिकार हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर्स को हैं जो अपने आप ले सकते हैं वो लोग, ठीक है। जब केंद्रीकरण या एकदम हो जाता है तो फिर आपको नीचे वाले लोगों को अधिकार लेने का, मतलब कोई भी स्टेप डिसीजन लेने का अधिकार नहीं रह जाता। उसमें केवल जो मेन बैठा होगा ऊपर, वही डिसीजन ले पाएगा। बात हमारी समझिए कि उस समय हो क्या रहा था कि हमारा जो इंडिया है, वो इंडिया में तीन मेन रीजन है जो पावर में है। पहला बॉम्बे, ठीक है, सेकंड मद्रास, एंड थर्ड इज कॉल्ड बंगाल। देयर आर थ्री रीजन्स इन इंडिया जो इस समय पावरफुल है। और आपको पता होगा, मॉडर्न हिस्ट्री जब हमने पढ़ी, तीनों रीजन के अपने अपने गवर्नर थे। मद्रास का अपना गवर्नर था, बंगाल का अपना गवर्नर था, और बॉम्बे का अपना गवर्नर था। सबसे बड़ी दिक्कत आई भैया, जब अगर तीनों अलग ही रहेंगे, जब तीनों ही अलग रहेंगे तो बड़ी दिक्कतें आएंगी। ये अपना स्वतंत्र एक्ट करेगा, ये अपना स्वतंत्र चलाएगा, ये अपना स्वतंत्र चलाएगा, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आंसर देगा कौन? किसी एक को तो बनाना पड़ेगा जो आंसर दे इनमें से। सीधा बॉम्बे मद्रास के गवर्नर्स की पावर को कम किया गया। इन दोनों गवर्नर्स के जो लेजिस्लेटिव पावर है, विधायकी यानी कानून बनाने की पावर, वो लेकर के बंगाल के गवर्नर को दिया जाना शुरू कर दिया गया। दे हैव स्टार्टेड, पूरा नहीं ट्रांसफर हुआ, शुरू किया है। कोशिश की गई है कि जो बंगाल का गवर्नर है इसको पावरफुल बनाया जाए, और जो बॉम्बे और मद्रास के जो अलग अलग गवर्नर हैं, इन दोनों की आंसरेबिलिटी तय की जाए। किसके प्रति? बंगाल वाले के प्रति। तो बॉम्बे और मद्रास किसको रिपोर्ट करेगा? बंगाल को रिपोर्ट करेगा। तो जो गवर्नर बंगाल में बैठेगा,
ये है पावरफुल। और इन दोनों की जो पावर है बॉम्बे और मद्रास की, इन दोनों की पावर को लेकर के बंगाल के गवर्नर को पावर देनी जानी शुरू कर दी गई। अब आप हमारी बात समझिए, जब ये तीनों गवर्नर ही थे और हम इनको हटा करके पावर बंगाल को दे रहे हैं, तो हम सीधे गवर्नर नहीं बोल सकते। तो एक नया टर्म लाया गया, एंड दैट इज कॉल्ड एंड दैट इज कॉल्ड एंड दैट इज कॉल्ड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अरे हमें पता कैसे चलेगा कि ये पावरफुल हो गया? ये हमें कैसे पता चलेगा कि पावरफुल हो गया? क्योंकि गवर्नर तो तीनों थे, मद्रास वाला भी गवर्नर था, बंगाल वाला भी गवर्नर था, और कौन था आपका एक बॉम्बे वाला भी। तो हमें पता कैसे चलेगा हमने इसको पावर दे दी? पता हमें ऐसे चला, इन्होंने बंगाल के गवर्नर को कह दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये है पावरफुल। मद्रास का गवर्नर रहा, बॉम्बे का गवर्नर रहा, लेकिन जो बंगाल में बैठा है वो हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब आप दोनों लोग रिपोर्ट करिए किसको? बंगाल को। क्लियर एवरीवन? ये चीज रेगुलेटिंग एक्ट में ही लाया गया, ये चीज रेगुलेटिंग एक्ट में ही है। ठीक है, तो अब जो ये बातें की गई, तो द फर्स्ट स्टेप टू सेंट्रलाइजेशन, मीनिंग हमारा जो भारत है उस समय जो हमारा भारत है, इंडिया हैज मेनली 3 जोन्स ऑफ पावर। अब वो 3 जोन ऑफ पावर कौन से हैं? मद्रास, बॉम्बे, एंड थर्ड इज कॉल्ड बंगाल। इन सभी का अपना गवर्नर, ठीक है, अपना गवर्नर, सभी की अपनी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर। सभी की एग्जीक्यूटिव पावर थी। लेजिस्लेटिव कानून बनाने की पावर होती है, विधायी शक्ति। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायी शक्ति, कानून बनाने की पावर। और जो एग्जीक्यूटिव है वो होता है कार्यपालिका, रेगुलेट करना है कार्यपालिका, जिस किस तरह से आप काम करेंगे वो। और विधायी शक्ति हर किसी को नहीं दी जाती, लेजिस्लेटिव पावर है विधायी शक्ति। ठीक है, तो सभी का अपना ये था। बट इन्होंने क्या किया भैया? बाय दिस एक्ट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे started to given to the governor of Bengal, and now this time the governor of Bengal becomes governor general of Bengal। और ये है कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए, जिनको नोट करना है वो नोट कर लें, जिनको नोट करना है वो नोट कर लें। कमलेश, क्या सर ये दो पावर एक में ही निहित थी या सेपरेट थी? वेट करो, थोड़ा वेट करो, बता रहे हैं, थोड़ा वेट करो।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, पंकज, सभी हैं हमारे डियर स्टूडेंट, राफिया, रौनक, ठीक है, नीरज, पूजा, सुमित, पुष्पा, सब हमारे डियर स्टूडेंट। बड़े ध्यान से सुनिएगा, कंचन, अरुण, है ना, सभी लोग सुनिए। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो एक सरकार हम लोग अलग से बनाएंगे, है ना, ठीक है, तो हम लोग की अपनी सरकार चलेगी। हुआ क्या कि जो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, जब कंपनी पे हमें नियंत्रण रखना था, तो बहुत सिंपल सी बात हुई कि पहला स्टेप इसमें क्या किया गया, फर्स्ट स्टेप आंसरेबिलिटी तय की गई। पहला स्टेप क्या, आंसरेबिलिटी तय की गई। भैया कंपनी, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, आपको आंसर देना होगा। तो जब ये पहला स्टेप आंसरेबिलिटी तय की गई, तो इसके लिए एक पॉइंट हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के ही कुछ सदस्य जिनको लेकर के बनाया गया, और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, ये सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट करेगी, क्या वो कर रहे हैं इंडिया में, हर पेनी का जवाब देगी, हर डॉलर का जवाब देगी जो आप टैक्स यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। ये कोर्ट और डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी थी कि वो बताएंगे वो गवर्नमेंट को। दूसरा बात क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन शुरू किया गया। अलग अलग रहेगा तो हम आंसरेबिलिटी तय नहीं कर पाएंगे, पता नहीं चलेगा, ये अपना मनमानी करेगा, ये अपना मनमानी करेगा, ये अपना मनमानी करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। 3 केंद्र, मेनली भारत में उस समय 3 जोन में पावर बटी हुई थी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की। एक मद्रास अपना अलग गवर्नर चला रहा था, बॉम्बे अलग। इन्होंने कहा ऐसा नहीं, 2 गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन ला दिया। आपकी जितनी भी पावर है सब कुछ हम उसको धीरे धीरे कम कर रहे हैं, आपकी जो लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव पावर्स है ये हम आपको खत्म कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारी पावर ट्रांसफर हो जाएगी 1833 वाले चार्टर एक्ट में। ये अभी शुरू हुआ है, ये कंप्लीटली जो ट्रांसफर होगी वो 1833 वाले में ट्रांसफर हो जाएगी पूरी तरीके से, ठीक है। तब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या बन जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जैसे ये पूरी की पूरी पावर उसके हाथ में जाएगी, हर पावर जब उसके हाथ में आ जाएगी बंगाल वाले के, एवरीथिंग, अभी ये स्टार्ट हुआ है, हमने टर्म यूज किया है, दे हैव स्टार्टेड टू गिवन। ट्रांसफर पूरा नहीं हुआ है, शुरू हुआ है। जैसे ये ट्रांसफर हो जाएगा पूरा पावर, वो बंगाल में जो बैठा होगा उसको कहा जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये वो व्यक्ति होगा जिसके पास पूरी पावर ट्रांसफर हो चुकी है, और एकमात्र सर्वे सर्वा पूरे भारत का है। जिस तरीके से मुगल सल्तनत में जो शासक होता था, सुल्तान जो दिल्ली में बैठता था, पूरे भारत का राजा, अब वो होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बंगाल का होगा। तब ये पूरी पावर ट्रांसफर होगी, अभी शुरू हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट में, ये पावर दी जा रही है अभी। तो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर है, इनकी पावर लेकर के बंगाल के उसको दिया जा रहा है, और क्योंकि हम उसको पावर दे रहे हैं तो हमें कुछ तो सेपरेट इसको करना पड़ेगा, और इसको सेपरेट करने के लिए हमने गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बोला, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिससे हमें पता चल सके कि ये अलग है, इसके पास पावर है। बाकी जो मद्रास में बैठा होगा वो गवर्नर कहलाएगा, बॉम्बे में जो बैठा होगा वो गवर्नर कहलाएगा, लेकिन जो बंगाल में बैठा होगा वो गवर्नर जनरल कहलाएगा। गॉट इट, मिस राफिया एंड मिस कंचन, मिस्टर विनय कुमार, है ठीक है, चलो बढ़िया है, ओके आगे बढ़ते हैं। ओके क्लियर हुआ, ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे धीरे धीरे करके। और क्या 2 पॉइंट, आई होप कि रेगुलेटिंग एक्ट के 2 पॉइंट क्लियर हो गए सबको। पहला आंसरेबिलिटी, दूसरा सेंट्रलाइजेशन, 2 मेन पॉइंट यही हैं, बाकी थ्योरी है जो चल रहा है। पहला पॉइंट है आंसरेबिलिटी तय करना, जिसकी वजह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। दूसरा सीधा सा पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन, पावर हम बांट नहीं सकते, किसी एक व्यक्ति को देना पड़ेगा जो हमें आंसर दे सके, एंड दैट फर्स्ट पर्सन इज वॉरेन हेस्टिंग, जो बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट। अब बात ये हुई, ये गवर्नर जनरल साहब क्या कह रहे हैं, वॉरेन हेस्टिंग, भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट आपने सब चीज तो तय कर दी, आप ये बताओ हम इतने बड़े रीजन को संभालेंगे कैसे अकेले, हम कहाँ कहाँ भागेंगे, भाई कुछ तो आदमी लोग दो हमें, भाई कोई तो पर्सन दो जो मेरी हेल्प कर सके। गवर्नमेंट कहती है अच्छा अकेले काम नहीं करोगे, चलो लाओ तुम्हें दे देते हैं कुछ आदमी, लेके घूमो साथ में। तो जैसे ये बात हुई तो इन्होंने क्या कर दिया, गवर्नर जनरल
की हेल्थ के लिए, सॉरी, पूरा नाम लिखो इसका, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की हेल्प के लिए एक काउंसिल बनाई गई। इन काउंसिल, और इस काउंसिल में, काउंसिल मतलब परिषद कहते हैं, और इस काउंसिल में 4 मेंबर्स, 4 सदस्य, एग्जीक्यूटिव, नेटवर्क इशू आ गया था क्या? ओके, समझिए जरा, बात क्या हुई कि जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, वॉरेन हेस्टिंग, उन्होंने कहा भाई हम अकेले काम कैसे करें, कुछ तो हमें हेल्प दो। परिषद बनाई गई 4 सदस्यों की, और उसमें 4 मेंबर रखे गए, जिनको मेन पावर दी गई एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायिका या विधायी शक्ति। ठीक है, ये कमलेश कहाँ है? जरा कमलेश सामने आओ, वीडियो ओपन करो जरा। कमलेश जो भी है वो जरा सामने आए। हु इज कमलेश? कमलेश वीडियो ओपन करो।
कमलेश कुमार। एक शब्द होता है पेशेंस, समझते हो इसको? हाँ कमलेश, कहाँ बैठे हो? हाँ दिख तो गए सामने। इतनी जल्दबाजी किस बात की? मतलब क्या बताना चाहते हो? सर ये था, सर वो था, सर इस एक्ट में ये था, मतलब क्या कुछ हमें बताना चाह रहे हो या समथिंग, या हमें मालूम नहीं है? हुँ? एक पेशेंस है ना, हम जैसे कुछ करते हैं, तुम सर ये था, सर इस एक्ट में था, हमको कौन मालूम है कि इस एक्ट में ये था? हमको नहीं मालूम है। थोड़ा पेशेंस रखो, हर चीज का आंसर मिलेगा, तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब टॉपिक कंप्लीट होते ही मिल जाएगा। थोड़ा धैर्य रखो, सर ये क्या था। अब आपने एक क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको पता हो थोड़ी देर पहले, नहीं गुस्सा उस्सा नहीं कर रहे हैं, अरे कुछ है। अब देखो, तुम्हारा एक क्वेश्चन था, हम जहां तक देखें, कमलेश, वॉरेन हेस्टिंग्स, क्या सर ये दो पावर एक में ही निहित थी या सेपरेट थी? यही क्वेश्चन था ना? अब जरा हमें ये वाला पॉइंट पढ़ के बताओ, ये जो हमने लिखा है, क्या आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल गया? आपने पूछा कि सर जो ये वारेन हेस्टिंग है, क्या इसी में दोनों पावर थी? अब जरा हमारा पढ़िए और बताइए कि आपको आंसर मिला या नहीं मिला। ये जो काउंसिल बनाई गई थी, वो एक्चुअल में काउंसिल कौन थी? एग्जीक्यूटिव। बट दे ऑल्सो हैव पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव, मीनिंग दोनों पावर थी इनके पास। एक्चुअल में ये एग्जीक्यूटिव थी जो मेनली थी, बट लेजिस्लेटिव पावर थी। पेशेंस रखो, हर चीज का आंसर मिलेगा, तुम परेशान काहे हो रहे हो? तुम जो पूछ रहे हो वो अभी आंसर सब मिल जाना है, एक एक, है ना? तो थोड़ा सा चीजों को क्रम में करते रहो, बात बीच बीच में गड़बड़ इस तरह के ना करो, है ना? जब आंसर ना मिले, ठीक है, तो फिर आप हमको बताइए, है ना? परेशान ना हो, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, टॉपिक खत्म होते होते तुम्हारा एक क्वेश्चन नहीं बचेगा। नेट बहुत गड़बड़ कर रहा है यार, बहुत ज्यादा।
सॉरी स्टूडेंट्स, नेटवर्क थोड़ा सा काफी फ्लक्चुएट कर रहा है यहाँ पर, अपने आप ही कट जा रहा है। ये ना सोचना कि हम काट दे रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क अपने आप चला जा रहा है ना। तो बड़ा इश्यू हो रहा है उसमें, थोड़ा सा फ्लो भी बिगड़ जाता है। चलो इस बार नेटवर्क जाएगा तो बंद कर देंगे, ठीक है। कल फिर करेंगे क्लास, बहुत दिक्कत हो रही है इसमें। लास्ट टाइम अगर इस बार गया तो फिर कल ही देखेंगे। अरे नेटवर्क पता नहीं क्या कर रखा है इन लोगों ने। आज के लिए रखते हैं स्टूडेंट्स, कनेक्ट तो नहीं हो पा रहा है, स्क्रीन ही शेयर नहीं होगी। स्क्रीन नहीं दिख रही ना। इशू आ रहा है, वो पता नहीं क्या नेटवर्क में चल रहा है। चलो कोई नहीं, कल हम लोग अब इसको देखेंगे। हाँ, इसको थोड़ा समझा देते हैं कि क्या था ये। देखो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की मदद के लिए जो बनाया गया था ये परिषद, इसमें 4 सदस्य रखे गए। इनको मेन पावर दी गई थी एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्य करने की, केवल विधायिका वाली उस तरह की नहीं थी। लेकिन हाँ, बाद में इनको क्या किया गया था कि ये लेजिस्लेटिव पावर, देखो ये वैसे ही है। अब जैसे सचिन तेंदुलकर है हमारे, मेनली क्या है, बैट्समैन है, ठीक है, बट बॉलिंग तो कर सकता है ना।
लेकिन जब हम कहेंगे सचिन तेंदुलकर तो सचिन तेंदुलकर प्राइमरली क्या है, तो आप कहोगे बेस्ट बैट्समैन है, बट बॉलिंग तो कर ही सकता है। ठीक वही है। तो ये जो परिषद काउंसिल थी वो एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है, बट इसको कुछ पावर दी गई थी लेजिस्लेटिव, इसलिए वो दोनों फंक्शन कर सकता था। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है। इसके बाद इसमें एक और पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट का है। 1774 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी कलकत्ता में, विलियम फोर्ट में, जिसको फोर्ट विलियम कहा जाता है। और फिर उसमें एक चीफ जस्टिस होंगे और उनकी मदद के लिए 3 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, कुछ गड़बड़ होगी दोनों के बीच। गवर्नमेंट काउंसिल, जो गवर्नर की काउंसिल बनी है, और जो उधर सुप्रीम कोर्ट है, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होगा दोनों में, जिसकी वजह से एक एक्ट पास करना पड़ेगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, जिसकी वजह से दोनों के कार्य बांटे जाएंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट आप अपनी तरफ रहिए, गवर्नर काउंसिल आप अपनी तरफ रहिए, क्योंकि दोनों के बीच मतभेद हो गए थे, इसलिए एक एक्ट पास करना पड़ा था 1781 का, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। दोनों के बीच समझौता कराया गया था। चलो वो हम लोग कल देखते हैं, आज लेते हैं। क्या स्टूडेंट्स आज वाला क्लास क्लियर है सबको? समझ में आया कुछ? मतलब कुछ पता चला कि क्या चल रहा है असल में? अभी ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चलेगा, अभी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे। एक्चुअल में जो आपका 1833 का चार्टर एक्ट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके कई सारे पॉइंट्स आपके संविधान में यूज किए गए हैं उसको बनाते समय। ठीक है, आप देखोगे जो अंग्रेजी शिक्षा है, इंग्लिश, 1833 का जब एक्ट आएगा उसके बाद 1835 में लॉर्ड मैकाले अपने जब रिकमेंडेशन देगा तो विलियम बेंटिंग उसको लागू करवा देगा 1835 में। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स जो आप आज एग्जाम देख रहे हो, इनके ओपन एग्जाम के लिए बात शुरू होगी, लेकिन शुरू तो हो नहीं पाएगा, बस एक प्रावधान रखा जाएगा, शुरू होगा 1853 में जाके। इसलिए बैकग्राउंड पढ़ा जाता है हिस्ट्री का, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कुछ चीजें यहाँ की है जो हमें जरूरत होंगी आगे चल, इसलिए बेसिक बेसिक पॉइंट्स हमें जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कोई नहीं, चलो सोच रहे थे आज कंप्लीट करें, लेकिन कोई नहीं, नेटवर्क का इशू आ ही रहा है, और कल बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। नोट्स का पीडीएफ आपको हम शेयर कर देंगे, है ना, व्हाट्सएप कर देते हैं।